आज के इस वीडियो में हायर एजुकेशन के 5 ऐसे पीवाईक्यूज जो बार बार एग्जाम में आए हैं उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहला सवाल हमारे सामने ये है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की बात यहाँ पे कही गई है कि इसके अनुसार नेशनल रिसर्च फाउंडेशन विल बी गवर्न्ड बाई, यानी किसके द्वारा संचालित किया जाएगा। ये बात कही गई है किसके अनुसार, नेशनल पॉलिसी 2020 डॉक्यूमेंट में। और किसके लिए कही गई है, एनआरएफ यानी नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को कौन जो है इसको गवर्न करेगा, संचालित करेगा। इसका करेक्ट जो आंसर है वो ऑप्शन 3 है, रोटेटिंग बोर्ड ऑफ गवर्नर कंसिस्टिंग द बेस्ट रिसर्चर एंड इनोवेटर्स अक्रॉस फील्ड। इसका मतलब क्या है कि जो यहाँ पे एक बोर्ड ऑफ गवर्नर होगा जिसमें मल्टीपल अलग अलग फील्ड के जो टॉप रिसर्चर होंगे और इनोवेटर्स होंगे उनको इंक्लूड किया जाएगा। रोटेटिंग का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि ये ऐसा सिस्टम होता है कि जो पुराने लोग हैं वो हटते जाएंगे और नए नए लोगों को इसमें शामिल किया जाएगा ताकि जो है सभी लोगों को मौका यहाँ पे मिल सके। ये हमारा ऑप्शन 3 बन जाता है। और इससे रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट चीज है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। कह रहे कि एनईपी 2020 ने इसको प्रपोज किया था, इस्टेब्लिश किया गया नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। और ये क्योंकि जो रिसर्च कल्चर है इंडिया में उसको स्ट्रेंथ करने के लिए, जैसे नाम ही से पता चल रहा है रिसर्च फाउंडेशन, तो क्वालिटी रिसर्च को प्रमोट करने की बात की गई। जो रिसर्च इकोसिस्टम है यानी हर फील्ड की रिसर्च जो है उसको कह रहे हैं कि डेवलप करने को कहा गया। फंड करेगा अलग अलग रिसर्च में, जैसे साइंस है, सोशल साइंस है, आर्ट है, ह्यूमैनिटीज है, टेक्नोलॉजी है, हर जगह फंड करने की बात की गई। जब फंड करेंगे तो भाई ज्यादा से ज्यादा रिसर्च की क्वालिटी बेहतर होती चली जाएगी। एनईपी 2020 जो है के अनुसार नेशनल रिसर्च एनआरएफ जो है गवर्न किया जाएगा, रोटेटिंग बोर्ड गवर्नर कर, जो हमारा आंसर था, consisting of the very best top researchers and innovators across field। हर तरीके के लोग यहाँ पे उनको इंक्लूड किया जाएगा और रोटेटिंग सिस्टम पे होगा, यानी सबको मौका मिलेगा जो एक्सपर्ट होंगे। इसका मेन मकसद क्या, इंश्योर कराएगा ट्रांसपेरेंसी को, इनोवेशन को, अलग अलग तरीके की रिसर्च को और जो एकेडमिक एक्सेलेंस को भी बेहतर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें देखिए लिस्ट 1 दी गई है और लिस्ट 2 दी गई है। मैच ऑफ द फॉलोइंग का सवाल है। लिस्ट 1 में एजुकेशन कमीशन दिया गया और लिस्ट 2 में उसके चेयरमैन दिए गए हैं कि कौन सी कमीशन है या कमेटी है जिससे रिलेट करते हैं कौन सी चेयरमैन। अगर यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन की हम बात करें तो ये इसके चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर एस राधा कृष्णन थे। ये बात याद रखेंगे, एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन जो हमारा था उसके चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर एल मोदालियर थे। इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन के जो चेयरमैन थे वो थॉमस रैले थे। और नेशनल नॉलेज कमीशन के जो चेयरमैन थे मिस्टर सैम पित्रोदा थे। डी का हमारा पहला मैच करेगा और बी का चौथा मैच करेगा। अगर बी का चौथा मैच कर रहा है, ए का तीसरा मैच कर रहा है तो ऑप्शन 2 इसका सही हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में बार बार देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट इससे रिलेटेड कुछ और अच्छी इंपॉर्टेंट बातें हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948-49 में आया था। डॉक्टर एस राधा कृष्णन इसके चेयरमैन थे। मेन फोकस क्या था कि हायर एजुकेशन को इम्प्रूवमेंट करना, यूनिवर्सिटी वगैरह को रिफॉर्म करना और यूजीसी जो रिकमेंड किया गया था इस्टेब्लिश करने के लिए वो इसी के द्वारा रिकमेंड किया गया था। ये बात याद रखेंगे। इसी को राधा कृष्णन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन को। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन कब आई थी, 1952 से 1953 के बीच में आई थी। और इसके चेयरमैन कौन थे, लक्ष्मण स्वामी मोदालियर थे। मेन फोकस किस में था, याद रखेंगे, सेकेंडरी एजुकेशन को रिफॉर्म करने के लिए मेन फोकस था। अलग अलग तरीके के कैरिकुलम बनाए जाएं, मल्टीपर्पज स्कूल यहाँ पे बनाए जाएं। मोदालियर कमीशन के नाम से
इस कमीशन को जाना जाता है, इस सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन को। इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन 1902 में आई थी। इसके जो चेयरमैन थे थॉमस रैले थे। मेन फोकस क्या था? एग्जामाइन करना इंडियन यूनिवर्सिटीज की कंडीशन को, और एक एक्ट बना था यूनिवर्सिटी एक्ट 1904, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ये इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन के द्वारा से लीड किया था। इसको रैले कमीशन भी कहा जाता है, याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेशनल नॉलेज कमीशन की बात करें 2005 में आया था। सैम पित्रोदा इसके चेयरमैन थे। फोकस क्या था? नॉलेज इकोनॉमी। भाई सिर्फ फैक्ट्री वगैरह लगाने की बात नहीं कहेगी, बल्कि रिसर्च को बढ़ाना, इनोवेशन को बढ़ाना, आईटी सेक्टर को बढ़ाना, ये सारी चीजें, यानी हमारी जो इकोनॉमी है वो नॉलेज बेस्ड करने की बात की गई। एजुकेशनल रिफॉर्म की बात की गई। डिजिटल इंफॉर्मेशन एक्सेस की बात की गई, मतलब अब डिजिटली सारी चीजें की जाए, ई गवर्नेंस वगैरह का सिस्टम लाया जाए, ई लाइब्रेरीज वगैरह बनाई जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पे मूक से रिलेटेड स्टेटमेंट दिए गए हैं, सही स्टेटमेंट आपको बताने हैं। पहले स्टेटमेंट में कहा गया ब्लैक बोर्ड वॉज फॉर्म्ड इन 1997। ये बात गलत है, ये फॉर्म हुआ था 1999 में फॉर्म नहीं हुआ था, 1997 में फॉर्म्ड हुआ था, इस वजह से ये हमारा गलत हो जाएगा। कनेक्टिविज्म एंड कनेक्टेड नॉलेज जो है ये पहला कोर्स था जिसको मूक कहा गया, ये बात सही है। स्टीफन डॉन्स क्वाइन किए थे एक्स मूक को, जो 2012 में, ये भी बात सही है। फ्यूचर लर्न जो है फॉर्म किया गया था बाय यूके ओपन यूनिवर्सिटी इन दिसंबर 2012 में, ये भी बात सही है। ओपन टू यूनिवर्सिटी फॉर्म की गई थी, ओपन यूनिवर्सिटी यूएसए, ये बात गलत है, यूएसए नहीं ऑस्ट्रेलिया होता है, ये बात गलत है। आपका ऑप्शन बी सी डी स्टेटमेंट सही है, तो इस तरीके से आपका ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। अब इससे रिलेटेड कुछ बातें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, इसको भी देख लेते हैं। ब्लैक बोर्ड 1999 में, ब्लैक बोर्ड जो है 1999 में फॉर्म्ड नहीं हुआ था भाई, 1999 में फॉर्म्ड नहीं हुआ था, 1997 में, ठीक है ना, 1997 में ये फॉर्म्ड हुआ था, ये बात याद रखेंगे, ये यहाँ पे गलत है, फॉर्म्ड 1997, ठीक है ना, ये बात याद रखेंगे। और पब्लिक कंपनी ये बन गया था 1900 कितने में, 2004 में जो है, 2004 में ये पब्लिक कंपनी में ट्रांसफॉर्म हो गया था। कनेक्टिविज्म एंड कनेक्टेड नॉलेज जो है ये फर्स्ट कोर्स था जिसको मूक कहा गया, 2008 में आया था। ये किसके द्वारा कंडक्ट किया गया था? जॉर्ज सीमेंस और स्टीफन डॉन्स, ये दो नाम है, एग्जाम में पूछा जाता है मूक के से। और यहाँ पे फ्यूचर लर्न की अगर बात करें तो ये हमारा भी एक मूक प्लेटफॉर्म था जो ब्रिटिश ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म था, और ये ओपन यूनिवर्सिटी किसके द्वारा? यूके के द्वारा फॉर्म किया गया था 2012 में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है। ऐसे सवाल देखिए एग्जाम में क्रोनोलॉजी बेसिस पे बार बार सवाल पूछे जाते हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ईयर की बात करते हैं, मतलब कौन सा सबसे पहले है या कौन सा सबसे बाद में है। नीति आयोग कब आया था भाई? 2015 में, जो रिप्लेस किया गया था प्लानिंग कमीशन को। प्लानिंग कमीशन 1950 में आया था, लेकिन इसका पहला जो प्लानिंग थी वो 1951 में लॉन्च की गई थी। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन 1953 में आया था, आपको याद रखना है। इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, ये हमारा 1969 में आया था। तो अब आप अरेंज कर लेना है आपको, सबसे पहले कौन आया था? प्लानिंग कमीशन, फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, बीसी पहले आना चाहिए। बीसी किसमें है? इसमें भी है, इसमें भी है, फिर उसके बाद जो है फिर उसके बाद डी आना चाहिए। अगर डी आ रहा है फिर सबसे आखिर में ए आएगा, क्योंकि नीति आयोग 2015 में बना था। आपका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, उसको भी देख लेते हैं। प्लानिंग कमीशन 1950 में बना था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे, जो पहले चेयरमैन थे इसके। और क्या है,
इसका पर्पस क्या था? इकोनॉमिक प्लानिंग करना। 5 ईयर प्लान यहीं पे बनाए जाते थे, याद रखेंगे। नीति आयोग जो है 2015 में इसी को प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके नीति आयोग बना दिया गया 2015 में मोदी गवर्नमेंट के द्वारा। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है 1953 में स्टैब्लिश की गई, लेकिन इसको स्टैट्यूटरी बॉडी का दर्जा 1956 में दिया गया। स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब क्या है? एक कानून पास किया जाता है संसद में या विधानसभा में, पास करने के बाद एक एक्ट बन जाता है। इस एक्ट के अंदर स्टैट्यूटरी बॉडी का दर्जा दिया जाता है। इसका पर्पस क्या था? कोऑर्डिनेशन, हायर एजुकेशन को कोऑर्डिनेट करना, स्टैंडर्ड जो बनाए गए हैं हायर एजुकेशन से रिलेटेड उसको मेंटेन करना और ग्रांट वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करना, फंड वगैरह करने की बात की गई। ICSSR की बात की गई, जो इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, एग्जाम में पूछा जाता है और ये 1969 में, याद रखेंगे, स्टैब्लिश की गई थी। प्रमोट करना किसको? सोशल साइंस रिसर्च को। नाम में ही ये बात छिपी है, पर्पस इसका छिपा है। ग्रांट्स एंड फेलोशिप की ये बात कर रहे हैं। नीति आयोग क्या है भाई? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका फुल फॉर्म है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। 1 जनवरी 2015 को लॉन्च हुआ था, रिप्लेस किया था प्लानिंग कमीशन को। ऑब्जेक्टिव क्या है? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, पॉलिसी थिंक टैंक, यानी सोचने पे विचार करती है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। कह रहे हैं कि ये एंशिएंट यूनिवर्सिटी है, अलग अलग तरीके की दी गई हैं। तो प्रेजेंट में कौन सी लोकेट है? उड़ीसा में, जो किसके लिए? बुद्धिस्ट के लिए, लर्निंग के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। इसका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। पुष्पगिरी, जो कि वर्तमान में उड़ीसा में पाई जाती है। पुष्पगिरी से रिलेटेड अगर बात करें, ये बुद्धिज्म यूनिवर्सिटीज हैं, लोकेट है उड़ीसा में, और यहाँ पे मेजर सेंटर है बुद्धिस्ट लर्निंग के लिए, हायर एजुकेशन, मोनास्टिक स्टडीज के लिए, ठीक है ना। और यहाँ पे बात करते हैं प्रेजेंट डे कहाँ पे? उड़ीसा में लोकेटेड है। इस यूनिवर्सिटीज को तीन ऐसे प्लेसेस हैं जो बिलोंग करते हैं, ये लर्निंग से रिलेटेड है। ललित गिरी, रत्नागिरी और उदयगिरी, याद रखेंगे, एग्जाम में ये बात पूछी जा सकती है। इसी तीनों को डायमंड ट्राइंगल ऑफ उड़ीसा बुद्धिज्म के नाम से जाना जाता है। डायमंड ट्राइंगल, याद रखेंगे। और ये स्पेशली किसके लिए था? महायान बुद्धिज्म के लिए और वज्रयान बुद्धिज्म के लिए। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। वीडियो कैसे लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।